नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। फिर नीले रंग के ड्रम ने एक पति को उगला है। बस जगह अलग, नाम अलग, कैरेक्टर अलग, लेकिन कहानी वही पुरानी। इस बार नीले रंग का ये ड्रम राजस्थान के अलवर में एक छत से मिला है। इस नीले रंग के ड्रम में जिस पति की लाश थी उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन पति को ड्रम में पैक करने के बाद पत्नी तीनों बच्चों के साथ घर से फरार हो गई, अपने नए दोस्त के साथ। करीब 5 महीने पहले मेरठ से निकले इस एक नीले ड्रम ने ऐसी दहशत फैलाई थी कि देश भर के पतियों की नींद हराम हो गई थी। सौरभ नाम का एक पति इस ड्रम से बाहर क्या आया, तब हर पति के चेहरे से मानो मुस्कान ही गायब हो गई थी। जी हाँ, तब पति को मारकर उसकी लाश ड्रम में पैक करने वाली उस पत्नी का नाम मुस्कान ही था। हालांकि मेरठ का सौरभ, या यूं कहें कि सौरभ की लाश जिस नीले रंग के ड्रम से बाहर निकली थी, उस ड्रम को तो पूरे देश ने देखा, लेकिन ड्रम के अंदर से सौरभ को बाहर निकलते कोई नहीं देख पाया था। अब ये कमी भी पूरी हो गई। मेरठ से करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर इलाके में आज आप उसी बदनाम नीले रंग के ड्रम से एक और पति की लाश बाहर निकलते लाइव देखेंगे। अब चूंकि लाश बेहद खराब हालत में है, इसलिए हम आपको पूरी तस्वीर तो दिखा नहीं पाएंगे, पर जिन कपड़ों में लाश को लपेटकर ड्रम में पैक किया गया था, ड्रम का ढक्कन खुलने के बाद उन कपड़ों को बाहर निकालते आप जरूर देखेंगे। ये राजस्थान के अलवर का खैरथल तिजारा इलाका है और ये इस इलाके की आदर्श कॉलोनी। इस घर के मालिक का नाम है राजेश। राजेश एक प्रॉपर्टी डीलर भी है और ईंट भट्टे के कारोबारी भी। बात रविवार की है, यानी 17 अगस्त की। इस घर से लोकल पुलिस को एक फोन जाता है। मैं जैसे ऊपर गई तो मेरे को बदबू सी आई, वे आया नहीं है अभी। अच्छा। मैं देखने गई तो कुछ वहाँ दिखाई ना पड़ा। मैंने आके न फिर आपने पुलिस को कब सूचित किया? मैंने ऊपर जैसे गई तो ऊपर मेरे को बदबू सी आने लगी। मैं नीचे आई, फिर आके नारमैन बच्चे से 100 नंबर पे फोन करवाया, तो फिर पुलिस को बुलाया मैंने। तो जब पुलिस ने आके देखा, मैंने देखा भी नहीं क्या है क्या नहीं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस की गाड़ियां देखकर अब आसपास के लोग भी राजेश के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। थोड़ी ही देर में अब पुलिस छत पर थी। छत पर कुल 2 नीले ड्रम रखे हुए थे, जबकि छत पर ही नीले रंग की ही पानी की एक टंकी भी थी। जब पुलिस की टीम छत पर पहुंची तब भी तेज बदबू आ रही थी, इसीलिए सभी ने अपने मुंह और नाक ढक रखे थे। अब पुलिस के इशारे पर यह शख्स सबसे पहले बीच में रखे इस ड्रम का ढक्कन हटाता है। ढक्कन हटाते ही बदबू और तेज हो जाती है। अब वो ड्रम के अंदर हाथ डालकर कुछ बाहर खींचता है। ये कोई कपड़ा था। बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि वो ड्रम के करीब जाता और फिर तेजी से पीछे की तरफ हट जाता। कपड़ा बाहर निकालने के बाद अब वो ड्रम के अंदर झांकता है और छत पर मौजूद पुलिस वालों को बताता है कि अंदर अब कुछ और नहीं, बस एक लाश है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहाँ पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहाँ पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली। मौके पे आए, मृतकों की बुलाई है। प्रथम दृष्टया पता लगा कि मृतक का नाम हंसराज उर्फ सूरज है और यूपी के रहने वाले हैं। प्रकरण में अनुसंधान करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। तो मेरठ से 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर इलाके में इस बार नीले रंग के ड्रम ने जिस शख्स की लाश उगली, उसका नाम हंसराज उर्फ सूरज है। इत्तेफाक की बात है कि सूरज इसी छत पर किराए के कमरे में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। यानी यहाँ भी नीले रंग के ड्रम ने कायदे से एक पति की ही लाश उगली है। कमाल की बात ये कि जब सूरज ड्रम से बाहर आया तब उसकी पत्नी सुनीता अपने 3 बच्चों समेत घर से गायब थी। सिर्फ इतना ही नहीं, घर के मकान मालिक और मालकिन यानी राजेश और मिथिलेश का एक बेटा भी गायब था। उसका बेटा भी अभी लापता है। हाँ, अब वो बेटा भी नहीं है। वो भी उसी दिन से गायब है। हाँ, उस दिन से ही वो भी चला गया। तो तो अब मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, बेटा भी ना आया। और वो भी फिर मैं ऊपर जाके देखी तो मन की वो भी उनके साथ ही गए थे।
ये सुनीता है और ये उसका पति सूरज। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले सूरज की शादी करीब 8 साल पहले सुनीता से हुई। दोनों के 3 बच्चे हैं। सुनीता को रील बनाने का शौक था और सोशल मीडिया का चस्का। ये सुनीता के ही कुछ रील्स हैं। करीब 2 महीने पहले सूरज सुनीता और तीनों बच्चों को लेकर राजस्थान के खैरतल तिजारा इलाके में आया था नौकरी के लिए। वो एक ईंट भट्टे पर काम करने लगा। इसी ईंट भट्टे पर जितेंद्र नाम का एक शख्स मुनीम था। एक साथ काम करने की वजह से सूरज और जितेंद्र में दोस्ती हो गई। दोनों साथ में अक्सर शराब पीने लगे। इसी दौरान जितेंद्र की मुलाकात सुनीता से हुई। फिर उसने उसकी रील देखी। अब धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। बरसात के मौसम में ईंट भट्टे का काम रोकना पड़ता है। काम बंद होते ही अब सूरज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस शाहजहांपुर लौट रहा था। लेकिन जितेंद्र ऐसा नहीं चाहता था। उसने दूसरा काम दिलाने के नाम पर करीब 1.5 महीने पहले सूरज, सुनीता और उसके बच्चों को किराएदार के तौर पर अपने ही घर में रख लिया। आपके बेटे ने ही ये मकान दिलाया था किराए पे? हाँ, मैंने पूछा बेटा कौन है, कि मेरा दोस्त है, ये भट्टे से आया, चले जाएंगे। जितेंद्र अब जानबूझकर सूरज को ज्यादा शराब पिलाने लगा। वो नशे में होता तो सुनीता से मिलना उसके लिए आसान हो जाता। शराब की अचानक लगी इस नई लत से सुनीता परेशान भी थी। उसने सूरज की इस लत के बारे में मकान मालकिन यानी जितेंद्र की मां से शिकायत भी की थी। नहीं, वो औरत बात करती थी कभी कभी नीचे आके, तो वो कहती थी ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। तो आपका बेटा भी अभी लापता है? हाँ, वो बेटा भी नहीं है। सुनीता और सूरज को अपने घर में लाने के बाद से जितेंद्र सुनीता के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश बुनने लगा। शायद कहीं न कहीं उन दोनों के दिमाग में मेरठ की मुस्कान और मुस्कान का ड्रम दोनों था। इत्तेफाक से जितेंद्र के पिता राजेश के ईंट भट्टे पर पानी के इस्तेमाल के लिए ड्रम का काफी इस्तेमाल होता है। चूंकि ईंट भट्टा बंद था, लिहाजा कई ड्रम वो उठाकर अपने घर गया। पिछले हफ्ते सुनीता ने अपनी मकान मालकिन मिथिलेश पानी की किल्लत की आड़ में एक ड्रम मांगा। मिथिलेश ने उसे ड्रम दे दिया। 15 अगस्त की शाम सूरज को पड़ोसियों ने आखिरी बार देखा था। इसके बाद सूरज दिखाई नहीं दिया। 2 दिन बाद यानी रविवार 17 अगस्त की सुबह जब मिथिलेश छत पर गई तो सूरज, पत्नी सुनीता और तीनों बच्चे घर पर नहीं थे। यहाँ तक कि मिथिलेश का बेटा जितेंद्र भी घर पर नहीं था। उसी वक्त मिथिलेश ने यह महसूस किया कि छत पर एक अजीब सी बदबू आ रही है, जिसके बाद ही उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में जब इस नीले रंग के ड्रम को खोला गया और लाश बाहर निकाली गई तो पता चला कि ड्रम के अंदर लाश के ऊपर बहुत सारा नमक डाला गया था, लाश को जल्दी गलाने के लिए। हालांकि मुस्कान के उलट इस ड्रम में सूरज की लाश मुश्किल से 20-24 घंटे ही रही होगी, लेकिन नमक और तेज उमस की वजह से लाश जल्दी शुरू हो गई थी। अब चूंकि जितेंद्र, सुनीता तीनों बच्चों के साथ गायब था, लिहाजा कत्ल की तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए पहले जितेंद्र और सुनीता का पकड़ा जाना जरूरी था, ताकि पूरी कहानी परत दर परत सामने आ सके। पुलिस को इसमें ज्यादा दुश्वारी भी नहीं है। 24 घंटे से भी पहले जितेंद्र और सुनीता दोनों पुलिस के शिकंजे में। सुनीता और जितेंद्र के साथ साथ तीनों बच्चे भी उन्हीं के साथ थे। सबसे पहले सूरज और सुनीता के सबसे बड़े बेटे ने कत्ल वाली रात की कहानी सुनाई, क्योंकि वो इस कत्ल का चश्मदीद था। इस बच्चे के मुताबिक पति को मारने से पहले सुनीता ने अपने प्रेमी और पति के साथ मिलकर पहले पार्टी की। तीनों ने शराब पी, पर सबसे ज्यादा शराब सूरज और जितेंद्र ने पी। शराब पीने के दौरान सूरज ने सुनीता की पिटाई भी की। असल में जितेंद्र और सुनीता के रिश्ते के बारे में सूरज को पता चल चुका था। मेरी मम्मी 2 पैक पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे, तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी।
और तब ये मेरे पापा कह रहे थे अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके तब इनको मारा मेरे पापा को। कत्ल के बाद 15 अगस्त की देर रात को ही सुनीता और जितेंद्र ने नीले ड्रम से पानी फेंका और उसी में सूरज की लाश डाल दी। लाश के साथ उन्होंने ढेर सारा नमक भी ड्रम में डाल दिया। वो ड्रम कहाँ से लेके आए थे? वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे वो? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी का पानी भरते थे। अच्छा। तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। रसोई में रख दिया था। अच्छा, उस समय आप लोग वहीं देख रहे थे? नहीं। बोला नहीं कुछ? मैंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो, तो कहीं आपका ये पापा मर गया। फिर अगली सुबह यानी 16 अगस्त को जितेंद्र और सुनीता तीनों बच्चों के साथ घर से निकल गए। पुलिस के मुताबिक सूरज का कत्ल तकिए से मुंह दबाकर किया गया था। कत्ल बेशक जितेंद्र ने किया, लेकिन कत्ल के वक्त सुनीता उसके साथ खड़ी थी। दरअसल सुनीता और जितेंद्र के रिश्ते के बारे में सूरज को पता चल चुका था और इसीलिए दोनों ने मिलकर सूरज को ठिकाने लगा दिया। जी, इनके अफेयर के बारे में पति को कुछ समय पूर्व पता लग गया था और करीब 1.5 महीने से जो जितेंद्र है उसने हंसराज और उसकी बीवी को अपने घर पे एज ए किराएदार रखा था। तो 1.5 महीने के बाद से ये जो भी रिश्ते हैं ये थोड़े से और क्लियर होने लगे और धीरे धीरे जो शक जो है वो इस लेवल तक बढ़ गया कि उनके बीच में जो है कुछ खास सुनवाई हुई और उसी से परेशान होकर दोनों ने जो है हस्बैंड का मर्डर। दरअसल ये ड्रम किशनगढ़ क्षेत्र की एक कॉलोनी की छत पर रखा हुआ था, जहां से पुलिस ने इसे बरामद किया और इसमें हंसराज का शव था। इसके ऊपर कपड़े रखे हुए थे और उसके बाद एक पत्थर रखा हुआ था। पुलिस जांच में खुलासे में साफ सामने आया है कि महिला ने पहले तो अपने पति और प्रेमी के साथ मिलकर शराब पी, तीनों ने शराब पार्टी की और उसके बाद तकिए से प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। सूरज के कत्ल की खबर मिलने के बाद उसका परिवार अलवर पहुंचा। पुलिस ने सूरज और सुनीता के तीनों बच्चों को उन्हें सौंप दिया है। इन बच्चों की भी क्या बदनसीबी है, बाप का साया मां ने छीन लिया और मां का साया अब कानून छीनने वाला है। हिमांशु शर्मा, अलवर, आज तक। जिस शिकायतकर्ता, सफाई कर्मचारी और गवाह के बयान के बाद धर्मस्थला में लाशों की तलाश जारी है, जिस गवाह के बयान के बाद कर्नाटक सरकार को मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करना पड़ा, उस गवाह ने पहली बार आज तक से खास बातचीत की। अपनी इस बातचीत के दौरान अब भी वो अपने इस दावे पर कायम है कि 1998 से लेकर 2014 तक उसने अपने हाथों से सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगाया। हालांकि उसका कहना है कि इतने बरसों में धर्मस्थला का पूरा इलाका अब काफी कुछ बदल चुका है। अब तक जिस शख्स को आप सर से लेकर पांव तक पोशीदा हाल में देखते रहे, अब तक जिस शख्स की निशानदेही पर कर्नाटक पुलिस की एसआईटी नेत्रावती नदी के किनारे सैकड़ों लाशों के सुराग तलाशती रही, अब तक जिस शख्स के बताने पर स्नान घाट से लेकर बाहुबली हिल्स के जंगलों में दसियों जगह पर जमीन की खुदाई कर डाली गई, वो शख्स अब खुलकर बोल रहा है। इस शख्स को सुनना जरूरी है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसके सीने में कर्नाटक के टेंपल टाउन धर्मस्थला से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री का एक एक सच दफन है। ಸರ್, ನೀವು ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ. ನೀವು 1994ರಿಂದ 2014ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಇದಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಗ ಹಳೆ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಈಗ ರೋಡನ್ನು ಸ್ವರ್ಥ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ JCP ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗುರ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾವಬಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಕೇರಳ ಲೇಡಿಯನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಹುಡುಕಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 70ರಷ್ಟು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಅಡಿಯಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಏನೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀರು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಮಿಷಿನಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು JCPಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅಡಿಯಿಂದ ನೀರೇ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2-3 ದಿವಸ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಾವಬಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1ರಿಂದ 5 ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. आज तक के कैमरे में ये वो पूर्व सफाई कर्मी है जो करीब 20 साल पहले धर्मस्थला में काम किया करता था और जिसने कथित तौर पर अपने हाथों से सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं की लाशें दफनाई, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। और इनमें कई लाशें रेप और भयानक शारीरिक उत्पीड़न से हुई मौतों के बाद उसे दफनाने के लिए कही गई। इस पूर्व सफाई कर्मी की शिकायत के बाद कर्नाटक के धर्मस्थला में मास बेरियल को लेकर सबसे बड़ी जांच शुरू हुई है। और अब इस सफाई कर्मी ने आज तक से इंटरव्यू में धर्मस्थला के इर्द गिर्द लाशों को दफनाने को लेकर जो खुलासा किया है, वो हैरान करने के साथ साथ रोंगटे खड़े करने वाला है। आप भी सुनिए वो हर एक सच जो जानना जरूरी है। ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಬಾಡಿನ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಬಾಡಿನ ಎಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ತು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಾಕಿ ಬಾಡಿ ಸಿಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಿಡಿದ್ರಿ? ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ನವ್ರು ಅಂತಲೂ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಗಳು ಅದು ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದು ಏನೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಚೇರಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನವರು ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನವ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿ, ಅವರು ರೂಮ್ ಬಾಯ್ನವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅದು ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿರೋರ ಹೆಂಗೆ ಇರೋರು? ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್. ಈ 35 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, 16 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, 15 ವರ್ಷನೂ ಇರ್ಬೋದು, 40 ವರ್ಷನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದಿರೋದು ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿದಿರಾ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು 2014ವರೆಗೂ ಊತ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು? ಇದು ಯಾವುದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಬಂದದ್ದು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬೇಕು, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿನ ನೀವು ಹೂತು ಹಾಕಿದಿರ? ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ 13ವರೆಗೂ. ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಾ? ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇರೋ ಸ್ಪಾಟ್, ಅಲ್ಲಿ 70 ಹೆಣಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, 70ರಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಬರ್ 13ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 70-80ರಷ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ,
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11A ಅದು 2ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಂಶಯ ಪಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬರೀ 2 ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು 108, ಬರೀ 2 ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗಂಡಸದ್ದು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವವರು 1000 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಗೆಲ್ಲಿ ಎಳುವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಡೋರು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳುವವರು ಏನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳುವವರು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬಂದು ತೋರಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಗುರ್ತಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇಂದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ, ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಚೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರೇಂಜರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ तो सुना आपने सफाई कर्मी के ये दावे कितने विस्फोटक हैं। उसका कहना है कि सालों साल धर्मस्थला के एक बड़े इलाके में सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगाया जाता रहा और किसी ने छू तक नहीं की। ऐसी लड़कियों और महिलाओं के शव दफनाए जाते रहे जिनकी रेप के बाद हत्या कर दी जाती थी और कोई इन मरने वालों के बारे में पूछने तक नहीं आता था। ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 3-4 ಜನ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವ, ರಾಜು, ನೀವು ಅದ್ರಿ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆವಾಗ ನೀವು ಅಗಿವಾಗ ಹುತ್ತಾಕುವಾಗ ಇದ್ರ? ಇದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು? ನನ್ನ ಭಾವ ಇದ್ರು, ಮಾರ ಅಂತ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರು. ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಹೇಳಿ? ತನಾಸಿ, ಮಾರ, ರಾಜು, ರಂಗ. ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 5-6 ಜನ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ವತಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಈ ಊತಾಗ ಕೇಳೋದು? ದೇವಸ್ಥಾನದವರ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್? ಮಾಹಿತಿ ಕಚೇರಿಯವರು. ಮಾಹಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಹೌದು. ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಚೇರಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಚೇರಿಯವರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಟೆಂಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವು ಇದೆಲ್ಲ ಹೂತಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಹೌದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೂತಾಕ್ತಿದ್ರು, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಊತಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ? ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ? ಹೌದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಮಾಹಿತಿ ಕಚೇರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೇವರ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಊತಾಕಿದ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು? ನಾವು ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರು. ಕೀಳು ಜಾತಿ ಹಿಂದೂನೇ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಹೌದು, ಹಿಂದೂ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹೂತಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂತಾಕೋ ಜಾಗನೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂತಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಊತಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಟೆಂಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು 108 ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಒಂದು 90 ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 10 ಜನ ಗಂಡಸರು ಇರ್ಬೋದು. 10 ಜನ ಗಂಡಸರು. ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಬರೀ ಗಂಡಸರದೇ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು 90 ಜನರಲ್ಲಿ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 1% ಅಂದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಇವಾಗ 90 ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಅಂತೀರ. ಹೌದು. ಗಂಡಸರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಳೋರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಂಗಸನ್ನು ಊತಾಕಿದ ಜಾಗವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅದೇ ಗಂಡಸ.
एक पूर्व सफाईकर्मी की आज तक से हुई बातचीत से ये साफ है कि इस मामले में जहां आरोपियों की तादाद ज्यादा है, वहीं लाश दफनाने वाले सफाईकर्मी भी एक नहीं बल्कि कई हैं। ऐसे में अगर जांच का दायरा पूरी तरह आगे बढ़ता है तो अभी कई और बड़े खुलासे होने तय हैं। सगैराज, धर्मस्थला, आज तक।